Hi, in this video we will talk about exponents and powers. Okay, so in this video we will learn about exponents and powers, what are surds and indices, properties and rules, its cyclicity, and to calculate the unit digits, and also after that we will practice some questions. Okay, so the very first question is, why do we need this? So whenever a number is multiplied to itself for a number of times, then this can be used to represent in a simpler way. Suppose there is a number n which is equal to 10 times multiplication of 2, मतलब 2 into 2 into 2 कितनी times? 10 times. ओके, तो इसको आप एफिशिएंट वे में कैसे लिख सकते हो? n is equal to 2 to the power 10. This means 2 is multiplied 10 times to itself. ओके, तो बेसिकली इस जो 2 है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस. और ये जो 10 है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स. ओके, तो अगर ऐसा हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम कैसा लिखेंगे? 3 to the power 3. मतलब जितनी बार नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, पावर में हम उस नंबर के उतना ही चढ़ा देंगे. इसका मतलब है 3 raised to 3, या फिर बोल सकते हैं 3 to the power 3, विच मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई itself for 3 times. ओके, ऐसा 2-3 टाइम्स को छोड़ के बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकते हैं. जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 2 to the power 50. इसका मतलब क्या है? 2 खुद से 50 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू करके ऐसा 50 बार. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि इसमें एक्सपोनेंट, पावर, बेस किसको बोलते हैं? लेट मी इरेज फर्स्ट. So suppose it is given that number n is equal to 5 to the power 10. So this 5 is the base जिसको मल्टीप्लाई होना है. मतलब ये 5 जो है वो 10 बार मल्टीप्लाई हुआ है खुद से, तो जो मल्टीप्लाई होगा खुद से उसको हम बोलते हैं बेस, और जितनी बार हो रहा है वो हो गया एक्सपोनेंट. ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे जो टॉपिक का नाम था वो क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. इसका मतलब क्या है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स दो डिफरेंट टर्म्स हैं. अगर सेम टर्म्स होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते? एक्सपोनेंट्स और पावर्स. ठीक है, एंड है, इसका मतलब क्या है कि दोनों डिफरेंट है. तो इसमें थोड़ा सा अंतर है. डिफरेंस क्या है? एक्सपोनेंट जो है ना वो 10 टर्म को बोलते हैं, मतलब जो 5 टू दी पावर है या फिर किसी भी बेस के ऊपर जो पावर होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. बट पावर जो होता है ना, दिस इज यूज टू प्रोनाउंस, लाइक हम क्या बोलते हैं इसको? 5 to the power 10. तो ये जो पावर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं. ठीक है, यानी द पावर टर्म इज यूज टू प्रोनाउंस. और अगर डायरेक्ट हमसे कोई पूछे कि ये 10 क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 10 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5. एंड व्हाट इज 5? 5 इज द बेस. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में. अगर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 to the power 50, तो इसमें ये जो 50 है ये क्या है? ये है एक्सपोनेंट, और दिस वन इज बेस. ठीक है, तो आफ्टर दिस लेट्स नो व्हाट इज द सर्ड्स एंड व्हाट इज इंडिसेस. उसके बाद मैं सारे प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि इसमें क्या रूल्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज है. बट पहले देख लेते हैं कि सर्ड्स एंड इंडिसेस किसको बोलते हैं. सर्ड्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर which can't give a whole number. मतलब सर्ड्स किसको बोलते हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर जो कभी होल नंबर नहीं दे सकता. मतलब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दें तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू कभी होल नंबर में आ सकता है? नहीं आ सकता ना. इसका मतलब ये सर्ड्स होगा. अगर मैं इसी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख देता हूँ तो ये सर्ड्स नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू एक होल नंबर में आ जा रहा है विच इज 3. तो सर्ड्स का मीनिंग क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर which can't give a whole number. उसके बाद indices. Indices is nothing but a way of writing this. जैसे यहाँ पे क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 3 था ना. अगर मैं इसको लिख दूँ 3 to the power 1/2, तो ये जो 1/2 है ना, ये 3 का indices है. जैसे वहाँ पे बोलते थे ना एक्सपोनेंट्स, बस वही चीज़ है यहाँ पे. उसके बाद हम आते हैं कि क्या क्या इसके रूल्स हैं और हम इसमें ऑपरेशंस कैसे करते हैं. सपोज दैट आपको 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 2 करना है.
ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर आपको नहीं पता है सारे रूल्स तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिखोगे 2 मतलब 2 × 2, फिर इसको आप लिख दोगे कैसा 2 यानी कि 2 × 2, तो यहाँ पे आपके पास सीधा आ रहा है 16। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, गिवन है तो क्या करोगे, इसको लिखोगे 2 यानी कि 4, इसको दोबारा लिखोगे तो ये हो जाएगा 4, तो दिस इज 16। इसका दूसरा उपाय क्या था, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो जो अभी मैं बताने वाला हूँ, इसका ये 2 था मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 4 और ये हो गया 16 की। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है कि ये जब मल्टीप्लाई में था तो पावर हो चुका है ऐड, इसकी जगह आप 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 और 3 ले लूँ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 बार 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस जगह पे 2 बार, तो अगर हम देखें तो टोटल कितनी बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 6 बार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 × 6। ठीक है, अगर आप 3 × 6 लिख रहे हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो पावर्स थे वो दोनों ऐड हुए हैं, मतलब जब दो टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो पावर हो जाता है ऐड। तो यहाँ से आपको पहला रूल पता चल गया है कि वेन एवर द बेस इज सेम एंड बोथ द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड तो पावर्स हो जाएंगे ऐड। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे रूल पे, अगर 3 है और डिवाइडेड बाई 3 है तो क्या होगा। इसको आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो 3 × 3 कैलकुलेट करने के लिए, बट अगर ये बहुत बड़ा नंबर होगा तो आपको टाइम लग जाएगा ना, इसलिए छोटे नंबर में हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या रूल है, उसके बाद हम फिर उसको याद कर लेंगे रूल्स को, या फिर आप समझ भी सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या आया था, इस जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या आया था, a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। ठीक है, मतलब अगर बेस सेम होगा तो पावर हो जाएगा ऐड। अब आते हैं हम यहाँ पे, अब इसमें 3 है तो मतलब 3 5 बार मल्टीप्लाई होगा, कर दिया मैंने 5 बार मल्टीप्लाई, और नीचे में 2 बार, ये दोनों ये 2 3 कट गया तो हमें सीधा सीधा 3 मिल रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं इसको 3 आपको एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ 3 था, यहाँ पे 3 था, और आपको यहाँ पे मिल रहा है 3 एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखने की कोशिश करेंगे कि आपके हो क्या रहा है। यहाँ पे 3 इस बार 3 नहीं 2 लेते हैं, 2 और इस जगह पे लेते हैं 2 यहाँ पे होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और अपॉन में 2, ये हमें दे रहा है 2 इस जगह पे 4 था, यहाँ पे पावर 1 था, और यहाँ पे हमें मिला 3। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे जो पावर आ रहा है रिजल्टेंट, वो इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब 5 में से 3 गया तो, सॉरी 5 में 2 गया तो 3, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3। इसका मतलब क्या है कि अगर बेस सेम है और दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, मतलब जो न्यूमरेटर का पावर हो जाएगा न्यूमरेटर वाले बेस का पावर माइनस तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके ऊपर जो पावर है वो, मतलब a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इज इक्वल टू m-n। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। इसके बाद देख लेते हैं इसका तीसरा रूल, हालांकि सारे रूल्स बहुत इजी हैं, आपको याद हो जाने चाहिए, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर a⁴m⁴n है तो क्या होगा। सपोज एक केस लेते हैं 2⁴ मैं हर जगह 2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नंबर्स छोटे हैं और मुझे कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अगर मैं बड़ा नंबर लेता हूँ 3 4 5 से तो वो नंबर बड़े बड़े रिजल्ट्स देंगे, इसलिए मैंने 2 को यूज़ कर रहा हूँ मैं हर जगह। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है 2⁴ मतलब अगर हम इसको खोलते हैं ब्रैकेट से तो ये 2⁴ क्या होता है 4 होता है, और इसके ऊपर पावर 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 है। ठीक है, तो ये कितना देगा 16, और ये भी 16 × 16 क्या होता है 256। इसको अगर आप 2 में लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 2⁴8। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे 2 था, उसके ऊपर पावर 4 था, और हमें जो वैल्यू मिला है उसके इक्वल वो कितना मिला 2⁴8।
मतलब यहाँ पे पावर्स हो गए हैं मल्टीप्लाई। आप चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 और इसके पावर 2, तो आपको क्या मिलेगा 2 टू दी पावर 6। इसका मतलब क्या है कि अगर a टू दी पावर m टू दी पावर n है तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, सेम उसी तरह देखो ये मैं सिर्फ a लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये होल नंबर में होगा तभी काम करेगा। हर जगह पे अगर a की जगह मान लेते हैं 2/3 होता है और उसके ऊपर पावर 2 और इसके ऊपर पावर 3, वो भी हमारा ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रूल्स है बिल्कुल काम करेगा। मतलब 2 टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 6 करेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी या फिर बोल सकते हैं एक फॉर्मूला या फिर एक रूल ये पता चला है कि a टू दी पावर m टू दी पावर n होगा, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले रूल पे, और वो क्या है कि अगर a इंटू बी टू दी पावर m है, यानी दोनों के कॉमन पावर m है, तो इंडिविजुअल पावर आप m लिख सकते हो, यानी कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई b टू दी पावर m आप लिख सकते हो। अब इसको वेरीफाई करना चाहोगे तो वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, इसको आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर 2। आप अगर यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। जैसे ये 3 टू जा क्या हो जाएगा 6 टू दी पावर 2, ये आएगा हमारे पास 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से भी आ गया 36। ठीक है, तो ये हमारा एक और रूल हो गया। इसके बाद अगर a टू दी पावर माइनस m है तो इसको हम 1/a टू दी पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब बस यही है कि अगर आपके पास 2 टू दी पावर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 2। ठीक है, इस अगर जहां आपको माइनस दिखे तो सीधा आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना। अगर न्यूमरेटर में नंबर है तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, पावर वही रखना है। ठीक है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है, मतलब साइन रिवर्स कर देना है। और अगर जब साइन रिवर्स करोगे तो अगर नंबर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में कर दोगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कर दोगे। अगर आपको ऐसे 2 टू दी पावर 2 है, आप इसको माइनस पावर में लिखना चाहते हो, तो मैंने क्या बोला, साइन रिवर्स हो जाएगा अगर नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो मतलब रिवर्स होगा। तो जैसे अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर है, अब डिनोमिनेटर में ले जाना चाहते हो यहाँ पे, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, पावर का नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल, तो ये रूल है। इसके बाद आपको एक चीज़ पता होगा, अगर a अपॉन b टू दी पावर m है तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m। ठीक है, ये भी वही रूल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे ये 3/2 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 विच इज़ नथिंग बट 9/4। अगर आप इस वाले मेथड से करोगे तो भी सेम आएगा, मतलब ये आइडेंटिटी लगा के आपको इसमें मिलेगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये 9/4 यहाँ से भी मिल रहा है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। याद नहीं है तो मतलब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। और उसके बाद अभी हम ये चीज़ देखेंगे कि समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। वाई इसका जवाब आपको देखना है, मतलब कैसे कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। सपोज मैंने एक नंबर लिया है 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो हम मान लेते हैं a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ है, वाई। अच्छा मुझे एक बार बताओ, आपको एक चीज़ याद है जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, वो ये कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, यानी कि अगर नंबर्स डिवाइड में होंगे नंबर्स और दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले में जो पावर 0 है ना, इसको हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, समथिंग माइनस समथिंग। हम यहाँ पे 1 - 1 लिखते हैं, आप 2 - 2 लिखो, 3 - 3 लिखो, 4 - 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसा लिखोगे तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 1। क्यों, क्योंकि नेगेटिव तभी होता है, माइनस में तब होता है जब हम पावर्स बोलते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो पावर्स हो जाते हैं माइनस। मतलब अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n है तो ये हो जाता है a टू दी पावर m - n।
तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी तो जा सकते हैं, तो सेम हमने रिवर्स फॉर्म में गया, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में गए। तो यहाँ से 2 टू दी पावर 1 माइनस 1 था, तो हमने इसको लिख दिया 2 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 1। अब ये क्या है, ये है 2/2, इसको आप कट करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया y समथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब a टू दी पावर 0 पे भी देख लेते हैं कि कैसे होगा, वेरिएबल के पे भी पावर पे कैसे होता है। a टू दी पावर 0, इसमें फिर से मैंने लिख दिया, इस बार मैंने पिछले बार मैंने 1 लिया था, इस बार मैं लेता हूँ 2 - 2। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, 0 को 2 - 2 लिख दिया। अब अगर 2 - 2 है तो ये चीज़ अगर यहाँ पे देखें a टू दी पावर 2 - 2, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं a टू दी पावर 2 अपॉन में a टू दी पावर 2। ठीक है, या फिर डिवाइड में, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करें, a टू दी पावर 2 डिवाइड में a टू दी पावर 2। कुछ गलत नहीं किया है। अब ये कटेगा 1 टाइम्स में, तो ये आ गया 1, मतलब एनीथिंग टू दी पावर 0 विल रिजल्ट इन 1। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है और कौन कौन से आइडेंटिटीज पढ़े। पहला तो था a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, इसके बाद a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m टू दी पावर n। ये तो मैंने सेम चीज़ लिख दिया, m मल्टीप्लाइड बाई n। उसके बाद क्या, अगर दोनों बेस के ऊपर पावर m है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यस a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n। नेक्स्ट वन इज a बाई b टू दी पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर। अच्छा, ये n मैंने गलती से लिख दिया, ये यहाँ पे b है। ठीक है, ये चीज़ सुधार लेना आपने, a इंटू बी टू दी पावर m है, मतलब यहाँ पे पावर है सेम, तो हम क्या करें अलग अलग बेस के साथ लिख सकते हैं, यानी कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई b टू दी पावर m कर सकते हैं। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। द क्वेश्चन इज दिस वन, आपको इस ब्रैकेट में फिल करना है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, आप 2 सेकंड सोच के आप आंसर बता सकते हैं। तो द फर्स्ट केस में जो आंसर होगा वो होगा इक्वल, बट इस वाले केस में जो आंसर होगा वो होगा ग्रेटर देन। पता है क्यों? क्योंकि इस वाले का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 टू दी पावर, पहले इसको सॉल्व करेंगे ऊपर से, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4। तो ये जो है वो 2 टू दी पावर 4 आया है, यहाँ बीच में ब्रैकेट है। और इस जगह पे भी देखेंगे तो मैंने बताया था अभी a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 टू दी पावर 4 आया, यहाँ पे भी 2 टू दी पावर 4 आया, मतलब ये इक्वल होगा। अब इस वाले में ग्रेटर देन क्यों हुआ, मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर पावर होंगे ऐसे तब जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर ये ब्रैकेट ही नहीं होगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा पावर? बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होगा पावर। क्यों नहीं होगा मल्टीप्लाई पावर? क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 टू दी पावर 27, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ बीच में ब्रैकेट था, बट इस जगह पे होगा मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे होल पे पावर है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, 3 टू दी पावर 3 के होल टू दी पावर 3 है, मतलब इस जगह पे मिलेगा 3 टू दी पावर 9। इन दोनों से बड़ा कौन है, इसलिए ये वाला साइन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन इस वाले सारे आइडेंटिटीज़ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो, ताकि आपको ये अच्छे से पता चल जाए, याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज साइक्लिसिटी। ओके, तो साइक्लिसिटी पे स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे सबके स्क्वायर का। अगर कोई नंबर 1 में एंड करता है तो उसका स्क्वायर करने पे हमारे हमेशा 1 आएगा,
ठीक है। उसी तरह अगर क्यूब करेंगे तो भी 1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का छोड़ देते हैं, 2 का देखते हैं, क्योंकि 1 का साइक्लिसिटी 1 ही होगा, क्योंकि 1 पावर करो 2 पावर करो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 2 टू दी पावर 1 करते हैं तो हमें जो यूनिट डिजिट मिलता है वो मिलता है 2। मतलब कोई भी नंबर है उसके एंड में अगर 2 है और उसके ऊपर पावर 1 है तो जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो मिलेगा 2। एनी नंबर जिसके लास्ट में 2 है उसका ऊपर पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो मिलेगा 4। ठीक है। एनी नंबर अगर उसके ऊपर पावर 3 है, यूनिट डिजिट 2 है तो और पावर 3 है तो जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो मिलेगा 8। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 नंबर, जैसे 22 हो गया, 21 हो गया, मतलब सॉरी 21 नहीं 32 हो गया, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो जिसका यूनिट डिजिट 2 है। अगर उसके ऊपर पावर 4 है और यूनिट डिजिट 2 है तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 16। लेकिन अगर टू दी पावर 5 यानी कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 2 है और उसके ऊपर पावर 5 है तो हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो मिलेगा 2। इसका मतलब आपको एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे फिर से 2 आया है। और इस बार अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट डिजिट 2 है और पावर 6 है, इस बार जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो मिलेगा 4। मतलब जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट कर रहा है कितने के बाद, यहाँ से 1 2 3 4, तो साइक्लिसिटी इसी को बोलते हैं। ठीक है। और ये कितनी के बाद रिपीट कर रहा है, 4 के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो 2 है उसका साइक्लिसिटी 4 है। इसका बेसिक मतलब यही है कि हम जो 2, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2, मतलब ऐसा सारे नंबर्स जो 2 में एंड करते हैं यानी कि उसका यूनिट डिजिट 2 है। तो अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उसका फर्स्ट पावर लेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 2, सेकेंड पावर पे आएगा 4, थर्ड पावर पे आएगा 8, फोर्थ पावर पे आएगा 6, उसके बाद फिफ्थ पावर पे आप जैसे ही जाओगे तो वापस से 2 4 6 8 आना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 का साइक्लिसिटी हमें मिल चुका है 4। तो हम ऐसा करते हैं, इरेज करके लिख लेते हैं 2 4 8। 2 के केस में हमें क्या मिल रहा है, पहला टर्म 2 4 6 8, फिर से 2 आना शुरू हो जा रहा है इसलिए हम इसको लिख दिए। और ये क्या है, ये इसका यूनिट डिजिट्स है। ठीक है। अगर पावर 1 होगा तो 2, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 6। अच्छा ये 6 मैंने गलत लिखा है, यहाँ 8 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 2 4 6 8 लिख दिया सीधा 2 का टेबल, ऐसा नहीं है। वही तो थोड़ा देर पहले करके दिखाया ना, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे। अब आते हैं 3 पे। कोई भी नंबर 3 में एंड कर रहा हो और उसके ऊपर पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। अगर पावर 2 हो तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। पावर अगर, अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर 3 में एंड कर रहा है तो जो यूनिट डिजिट है वो 3 और 9 ही होगा। अगर 1 एंड 2 पावर है तो देखो कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे मैं लेता हूँ 33, इसके ऊपर पावर 1 लोगे तो 3 यूनिट डिजिट है वही आएगा। अगर पावर 2 लेते हो तो ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये जो यूनिट डिजिट है वो कौन डिसाइड करेगा, दोनों के यूनिट डिजिट्स, इसका 3 और इसका 3। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर कुछ भी है उससे क्या मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट जो है वही डिफाइन करेंगे ना कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं, बाकी चेक नहीं कर रहे हैं। इधर वाले नंबर कुछ भी होंगे, यूनिट डिजिट हमारा 3 और 9 ही आएगा। अगर पावर 3 है तो हमें मिलेगा 7, क्योंकि 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है, बट उसका यूनिट डिजिट से काम है तो मैंने लिखा है 7। उसके ऊपर 3 टू दी पावर अगर हम 4 कर दें तो इस बार कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 21, या फिर बोल सकते हैं 3 टू दी पावर 4 इज 81। तो 81 जो आ रहा है उसमें यूनिट डिजिट तो 1 ही है ना, 8 मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ। उसके बाद अगर 3 टू दी पावर 5 है तो फिर से हमें 3 मिलेगा, अगर 3 टू दी पावर 6 है तो हमें फिर से 9 मिलेगा। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि 3 9 7 1 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। तो 3 के लिए क्या हो गया 3 9 7 1, तो इसका भी साइक्लिसिटी 4 था, 2 का भी और इसका भी 4 है। अब आते हैं हम 4 पे। तो 4 एनी नंबर जो 4 में एंड करता है और उसके ऊपर पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। अगर पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 4 है, पावर 1 तो ये 1, 4 टू दी पावर, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 16। 3 है तो हो जाएगा 4, पावर 4 है तो हो जाएगा 4, सॉरी 6।
इसका जो साइक्लिसिटी है वो 2 है, लेकिन मुझे बताओ अगर हम इसको साइक्लिसिटी 4 भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना आमतौर पर। अच्छा, वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सके। क्यों होता है अभी बताएंगे। क्योंकि ज़्यादातर का जो साइक्लिसिटी है वो 4 है और कुछ नंबर्स का साइक्लिसिटी 2 है, लेकिन जिसका साइक्लिसिटी 2 है यानी कि जिसके यूनिट डिजिट्स 2 के बाद रिपीट करें वो ऑटोमेटिकली 4 के बाद रिपीट करेंगे ही। जैसे यहाँ पे अगर हम 4⁵ लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो इसके देखो साइक्लिसिटी 2 है, लेकिन अगर आप 4 भी लोगे तो 4 के बाद भी तो रिपीट करेगा ही नहीं। अगर जो 2 के बाद रिपीट कर रहा है तो ऑटोमेटिक है, अगर 2 के बाद रिपीट कर रहा है तो 4 के बाद भी करेगा। जैसे 4 6 अगर आप चारों ले लो तो 4 6 तो यहाँ से भी 4 6 आएगा। अब आते हैं 5 पे। तो 5 का तो कुछ नहीं है, 5 का साइक्लिसिटी 1 है, मतलब कुछ भी कर लो, पावर कुछ भी रखो, वो हमेशा 1 में एंड करेगा। उसी तरह 6 का अगर हम फर्स्ट पावर लेंगे तो 6 आएगा, सेकंड पावर लेंगे फिर भी 6 आएगा, थर्ड पावर लोगे तो भी 6 आएगा। तो मतलब 6 का साइक्लिसिटी 1 है और 5 का भी 1। मतलब ये दो ऐसे नंबर्स हैं उनका पावर वही रहेगा चाहे हम कितना भी पावर क्यों नहीं ले लें, मतलब उनका जो यूनिट डिजिट है वो वही रहेगा चाहे हम कितना भी पावर ले लें। अब 7 पे आते हैं। 7⁻1 करेंगे तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। अगर 2 करते हैं तो 7 जब 49 होता है तो 9 हो जाएगा। अगर 3 करेंगे तो 7⁻³ 343 होता है यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से अगर हम 7 उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 21 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 3 1 आना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी जो साइक्लिसिटी है वो 4 है और इसके फर्स्ट पावर पे यूनिट डिजिट होगा 7, सेकंड पे 9, थर्ड पे 3 और फोर्थ पे 1। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया 7 का साइक्लिसिटी। उसी तरह आप 8 का 9 का कैलकुलेट कर सकते हो। उसका 0 का तो 0 ही होगा, मतलब 0 का तो 1 ही होगा क्योंकि हर के बाद कुछ भी पावर लिखोगे आपके यूनिट डिजिट तो 0 ही आएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8⁻1 तो हमें मिलेगा 8, 8⁻2 पे हमें मिलेगा 64 का, यानी कि यूनिट डिजिट। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा नंबर लिख रहा हूँ। अगर क्यूब करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा 512 यानी कि 2, यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। अगर फिर से पावर 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया ना, हाँ 6। अगर हम पावर 5 कर दें तो इस बार इसमें फिर से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे यूनिट डिजिट मिलेगा 8। तो आपको दिख रहा है कि ये 8 4 2 6, उसके बाद फिर से आ रहा है 8। अगर हम 8⁻6 करेंगे तो इस बार हमारे पास आएगा 4। मतलब हर 4 के बाद ये भी रिपीट कर रहा है, मतलब हम 8 का भी साइक्लिसिटी 4 होगा और इसके फर्स्ट पावर पे 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 6, फिर 8। 8 के बाद तो रिपीट ही कर रहा है तो हम 8 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, और इसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई। अब हम आते हैं लास्ट नंबर पे विच इज 9। तो अगर 9⁻1 है तो क्या आएगा 9। अगर 9⁻2 है तो होता है 9 का स्क्वायर 81 यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अगर 9 का क्यूब हुआ तो फिर से हो जाएगा 9, मतलब 9 का साइक्लिसिटी है 2, 9 1 ये 2। अब देखो अब हम करते कैसे हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। इस मेथड से आपके पास आपको यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे हम, पहले उसके देख लेते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अगर आपसे कोई बोल देता है कि 2⁻5 का 2⁻5 का यूनिट डिजिट बताओ तो आप कैसे बताओ। देखो आपको पता है कि 2 जो है वो हर 4 के 2 का जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, मतलब वो हर 4 के बाद रिपीट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 पे पावर होगा 2 टू द पावर होगा, मतलब फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, इसके बाद फिर से रिपीट करेगा। मतलब जो फिफ्थ पावर होगा वो फर्स्ट पावर के यूनिट डिजिट्स के इक्वल होगा। उसी तरह जो 6 होगा, सिक्स पावर, वो सेकेंड पावर के यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। जो सेवेंथ पावर होगा वो थर्ड पावर के यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट ऑफ 2⁻1 इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 2⁻5। कैसे? देखो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2,
और 2 पे पावर 5 क्या होता है 32, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 2। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो आपको पता चल चुका है कि इसका साइक्लिसिटी कितना है 4 है। तो जैसे ही पता चल गया ना साइक्लिसिटी 4 है, तो आपको जिसके ऊपर पावर गिवन है, मतलब जितना पावर गिवन है, जैसे 2 टू द पावर 5 गिवन है, जो पावर गिवन है इस 5 को आप साइक्लिसिटी से डिवाइड करोगे। तो साइक्लिसिटी कितना है 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर कितना आएगा, अगर 5 को 4 से भाग करेंगे तो 1, मतलब जब भी 2 टू द पावर 5 है तो उसका यूनिट डिजिट 2 टू द पावर 1 के इक्वल है। मतलब जितना जो रिमाइंडर आएगा ना उतना पावर आप 2 के ऊपर रख दो, या फिर जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा उतना है इस वाले नंबर का होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 3 टू द पावर 7। तो 3 टू दी पावर 7 जो है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने क्या बोला, जो भी साइक्लिसिटी है उससे उस पावर को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो साइक्लिसिटी है 3 का कितना है 4 है। अगर आपको नहीं पता ना साइक्लिसिटी क्या है तो मैं बताऊँ सबका साइक्लिसिटी है 4 मान के चलो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्यों, देखो इसका साइक्लिसिटी 4 है, इसका भी साइक्लिसिटी 4 है। अब ये जो 4 और 6 है इसका साइक्लिसिटी 2 है। इसका मतलब क्या है, ये हर 2 पावर के बाद इसका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट करता है। मुझे एक बताओ, जो 2 के बाद रिपीट कर रहा है वो 4 के बाद भी रिपीट करेगा ना। जैसे मान लो ए और बी आया, उसके बाद फिर से ए और बी आएगा, यही तो इसका मतलब है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए बी आया तो उसके बाद भी ए बी आएगा, तो आप 4 साइक्लिसिटी मान के चल सकते हो। मतलब आप हर बार जो पावर है ना इसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा उतना पावर उस नंबर पे रख दो, जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह मैं फिर से वो एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या बोला था मैंने, 3 टू दी पावर 7। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, या फिर इसको हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, तो इसको छोड़ देना है, जो 4 का मल्टीपल है ना इसको छोड़ देना है। रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 3 बच रहा है। अब डिवाइड भी करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा ना 7 से। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो इक्वल होगा 3 टू दी पावर 3 के। अब 3 टू दी पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है 7, तो 7 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं अब एक दो और क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा जाए 2 टू दी पावर 11 का यूनिट डिजिट क्या होगा तो बताइए। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट पूछ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो हमें पता है कि जो 2 है ना उसका साइक्लिसिटी कितना है 4 है। मैं अभी 9 वाइन पे भी जाऊँगा, पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसलिए मैंने छोटे नंबर से स्टार्ट किया। अब 2 टू दी पावर 11 है तो इस 11 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसका यूनिट डिजिट 2 टू दी पावर 3 का यूनिट डिजिट का इक्वल होगा। तो 2 टू दी पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है 8, तो इससे क्या इक्वल होगा। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो 2 टू दी पावर 10 का वैल्यू क्या था 1024, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर तो 2048 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे भी 8 है, मतलब बिल्कुल सही है। अब आते हैं 9 पे। अगर हम 9 टू दी पावर या फिर 39, जैसे मैं वहाँ जहाँ पे अगर आप 39 लिख दूँ 9 की जगह, तो कोई अंतर पड़ेगा क्या यूनिट डिजिट पे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ किसके हेल्प से निकाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के मेथड से। मुझे क्या इस वाले 3 का यूज़ है अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो नहीं। तो 39 टू दी पावर अगर हम 61 लिखते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो किसके इक्वल होगा 9 टू दी पावर 61 के। ठीक है, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो डिटरमाइन कौन करेगा 9 डिटरमाइन करेगा। इस 3 को भूल जाओ, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो आपको ये चीज़ भूल जाना है, क्या टेंसमैन उससे मुझे मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट देखना है तो आप सीधा सीधा यूनिट डिजिट को पकड़ो और पावर 4 से डिवाइड करो। अब ये जो पावर है 61, इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि 9 टू दी पावर 1। अब 9 टू दी पावर 1 क्या होता है 9। तो जब भी हम इसका 39 टू दी पावर 61 का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो वो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब थोड़े से ऐसा करते हैं, इस जगह 61 की जगह हम लिख देते हैं 63। करेक्ट, अगर हम 63 लेंगे तो फिर से मैंने बोला इसको इग्नोर कर देना है 3 को, क्योंकि यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 9 डिसाइड करेगा। तो 9 टू दी पावर 63 इज इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 3। तो 9 टू दी पावर 3। अभी आपको मैंने बताया था कि 9 को जो साइक्लिसिटी है वो 2 है, बट हम फिर भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 2 के बाद रिपीट कर रहा है वो 4 के बाद भी रिपीट करेगा। अब जैसे यहाँ पे आया है 9 टू दी पावर 3, अगर 9 टू दी पावर 3 आपको पता है तो आप बिल्कुल तुरंत लिख सकते हो
9 का क्यूब क्या होता है 729, या फिर आप सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर लो ना 3 बार, 9 9 जा 81, आप यूनिट डिजिट लिखो सिर्फ और सिर्फ 81 का 1 और ये 9, तो ये हो गया 9 हो गया। और एक चीज़ याद रखना है कि 9, तो इससे एक चीज़ आपको पता चल रहा है कि अगर 9 टू दी पावर ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 9 होगा। क्या बोला मैंने, एक चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है कि अगर 9 टू दी पावर ऑड नंबर होगा, नाइन या समथिंग कोई भी नंबर है यूनिट डिजिट 9 है, उसके ऊपर पावर ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट हमारा हमेशा 9 होगा। अगर इवन होता है तो यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 1 होगा। जैसे हम 9 टू दी पावर 2 लेते हैं या 39 टू दी पावर 2, तो ये कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 2 बार 9 मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 39 टू दी पावर 8 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा एक केस देख लेना आपको, जो रिमाइंडर 0 वाला केस है ना, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में देखो अगर आपको ये चीज़ समझने में या फिर एग्जाम में आप भूल गए कि कैसे हमको निकाला है, तो आप भूल जाओ इसको। अब सीधा देख लो कि जो 8 है ना, इससे एक कम कर दो, आप 7 पे कैलकुलेट कर दो। 7 पे कैलकुलेट करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3, यानी कि 9 टू दी पावर 3 देखना पड़ेगा। तो 9 टू दी पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है। तो आप सीधा 9 से आपने देखा कि 9 टू दी पावर 3 का जो यूनिट डिजिट है वो 9 होता है। इसमें एक और 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको 9 टू दी पावर 7 का नहीं 9 टू दी पावर 8 का पता करना था, तो अब 9 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आएगा। वैसे 9 वाले केस में आपको सीधा याद रखना है कि अगर ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, इसके ऊपर पावर ऑड है तो 9 आएगा, अगर पावर इवन है तो जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा। याद रहिए यूनिट डिजिट है, ये पूरा वैल्यू नहीं है। अब आते हैं ये जीरो वाले पे कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या करें। 9 वाले केस में तो मैंने बता दिया, अगर 0 आ रहा है तो फिर क्या करना है, सीधा 1 लिख देना, क्योंकि वो इवन नंबर है तभी 0 आ रहा है। अब आते हैं हम 2 पेन, हाँ अगर 2 टू दी पावर 8 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इससे समथिंग 2 दी पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है 0, करेक्ट। लेकिन आपको एक चीज़ बताओ, अगर 2 टू दी पावर 7 होता तो आप कैलकुलेट कर लेते ना। चलो मुझे बताओ, इसका अगर पावर 7 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा 3, सॉरी यूनिट डिजिट बताओ, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, करेक्ट। अगर यूनिट डिजिट 8 हो गया 2 टू दी पावर 7 का, तो इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, यूनिट डिजिट 6 नहीं आ जाएगा। 16 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 16 वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो 6 हो जाएगा। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि जब भी पावर 0 हो जाएगा तो जो देख लेते हैं 2 का साइक्लिसिटी किधर लिखा था मैंने, अगर पावर 0 हो जाएगा तो हम उसका जो फोर्थ होगा 2 टू दी पावर 4th या फिर नंबर टू दी पावर 4th जो होगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से समझना। अगर जब भी हम जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा तो हम सीधा कैलकुलेट कर देंगे दैट नंबर टू दी पावर 4। अब 2 टू दी पावर 4 कैलकुलेट करोगे 16 आएगा। और ये तरीका मैंने इसलिए बताया ताकि अगर आप भूल जाओगे तो कैसे करोगे, ठीक है। अगर आप बाई चांस आप भूल गए कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे सॉल्व कर लेना। वैसे मैंने बता दे रहा हूँ कि अगर 0 आएगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो नंबर है उसके ऊपर पावर 7 बोल रहा हूँ मैं, 4 रख देना है। अब 4 रखने के बाद जो यूनिट डिजिट आता है वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। So let's find the unit digit of 2 to the power 41 and 3 to the power 28। क्या बोला मैंने, जब भी आपको ऐसा दिख रहा है तो इसको आप कर दो। अच्छा ये जो 2 है ना, इसकी जगह जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 रहे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 2 8 5। क्या इससे मुझे कोई मतलब है इधर वाले नंबर से, बिल्कुल मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। बट अगर आपको क्वेश्चन कोई ऐसा देता है 5 8 6 2 0 5 2 और इसके ऊपर पावर दे रहा है हमारे पास 41, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है यूनिट डिजिट वाला, मतलब दोनों का आंसर सेम होगा,
क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो इसके हेल्प से डिटरमाइन होगा, बाकी जो है इनका कोई काम नहीं है, इसलिए इनको डिलीट मारो और मुझे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है 2⁴40। कैसे कैलकुलेट करना है? आपको मैंने बोला जो भी पावर है उसको 4 से करो डिवाइड, और जो रिमाइंडर आता है उसके पावर मतलब 2 उतना कैलकुलेट कर दो। रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 2 कितना होगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड पे क्या है 3⁻28। तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरी कट जा रहा है, मतलब ये हमारे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो क्या हम 3⁻0 कैलकुलेट करेंगे? नहीं, अगर 3⁻0 कैलकुलेट करोगे ये तो 1 आ जाएगा। मुझे वो नहीं करना, मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम करते हैं दैट नंबर 2⁴। अब 3⁴ क्या होता है? अगर आपको 3 का साइक्लिसिटी याद है तो पहले 3 आता है, नहीं याद है तो आप मन में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 9 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 27 विच इज़ नथिंग बट 7, फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो इस जगह पे ये 1 आ रहा है। बट ये ऐसा नहीं बोलना कि सर 3⁻0 है तो 1 आएगा, नहीं, हर केस में नहीं होगा। अगर मैं इसी को जब 4⁻28 कर दूँ तो तब भी तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो 4⁻0 करके आप क्या 1 बोल दोगे? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे 4⁻4 होगा। अब 4⁻4 कैलकुलेट कर लेंगे। 4⁻4 क्या होगा? पहले 4 होता है, फिर 16 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होगा, तो क्या हो जाएगा 6 इज द यूनिट डिजिट। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 1-2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे होंगे, थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी होंगे, थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।